शुगर की माँ है तो कहा यह जाता है अगर उसको 3 महीने पहले डॉक्टर बता दें उसके मशवरे के मुताबिक शुगर कंट्रोल हो तो उन बच्चों में एबनॉर्मलिटीज़ नहीं होती हैं। हार्ट की मरीज़ है तो उसको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। तो इन माओं का बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमल से पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अक्सर हमारे पास जब माएँ आती हैं चेकअप के लिए तो उनके 2 महीने ऊपर हुए होते हैं, 3 महीने ऊपर हुए होते हैं। उनको ये जो इम्पोर्टेंट टाइम का पता नहीं होता। वो 2-3 महीने तक तो कोई मसला नहीं है कह के बैठती है, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, बच्चा जो बनता है वो उसके 3 हम स्टेजेस कहते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है जर्मिनल स्टेज होती है। तो ये टाइम जो होता है ना, उसके बाद जब वो ग्रोथ होती है, समझें कि उसकी बुनियाद रखी जाती है। जैसे कोई बिल्डिंग होती है तो हमारी फोकस होता है कि इसकी बुनियाद अच्छी हो, बुनियाद मजबूत हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह इंसान की जो बनावट होती है उसको हम मेडिकली ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं कि उसके बॉडी के पार्ट्स बन रहे होते हैं, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उसका हार्ट बन रहा होता है, उसके लिम्स बन रहे होते हैं, उसकी आंखें बन रही होती हैं। तो ये जो क्रूशियल टाइम होता है ना, पहले 8 हफ्ते होते हैं, पहले 2 माह होते हैं। और रफली हम कहते हैं इसको 12 वीक्स कहते हैं। हम प्रेगनेंसी में इसको वीक्स में लेते हैं। तो रफली अगर ले लेना तो 3 महीने होते हैं 12 हफ्तों तक। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जिसमें माँ को अननेसेसरी मेडिसिन्स, अननेसेसरी एक्सपोजर्स टू डेंजरस चीज़ें हैं, कोई भी ऐसा हैज़र्ड है, पोल्यूशन हो, इन्फेक्शन हो, मेडिसिन्स हो, कोई भी ऐसी चीज़ से अवॉइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब माँ को पता चलेगा कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस वक्त से उसको ये समझना ज़रूरी है कि इस वक्त मेरा बच्चा बन रहा है। 12 वीक्स के बाद, 3 हफ्ते के बाद समझिए जो बुनियाद रखी हुई होती है ना, उस पर वो बिल्डिंग बन रही होती है। 12 वीक्स तक वो बच्चे के ऑर्गेनोजेनेसिस का जो टाइम होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी ग्रोथ होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर सेहतमंद बच्चा चाहते हैं, बच्चे में एबनॉर्मलिटीज़ कम हो, तो उसलिए हम माँ को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम का ख्याल रखें। और इस टाइम में सबसे ज़्यादा माँ जो है ना रिलैक्स रहे, फॉलिक एसिड ले लें, और कोई अननेसेसरी मेडिसिन लेती हैं तो उनको फिर आप होल्ड करें। तो ये हो गया कि हमल के शुरू के 3 माह। उसके अलावा जो माँ की हम कहते हैं ना, माँ का प्रेगनेंसी में चेकअप क्यों इम्पोर्टेंट है, उसमें ये ही बात है कि एक अच्छे से सेटअप में डॉक्टर और हमला माँ का जो इंटरेक्शन होती है, वही चीज़ होता है कि उसमें होने को देखें। पुराने ज़माने में भी प्रेगनेंसीज होती रही हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक नेचर है। बहसत डॉक्टर हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हमें ये देखना होता है कि कोई माँ प्रेग्नेंट है, बच्चे की ग्रोथ और माँ की सेहत को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि उसमें खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो जो कि डेंजरस हो रही है, हमें कोई ऐसी चीज़ हम पिक कर रहे हैं कि जिसमें माँ और बच्चे की सेहत को प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उस वक्त इंटरवीन करते हैं, उसको ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बाकी जो है ना नेचुरल प्रोसेस है, उसने नेचुरली चलना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि खुदा ना खास्ता कि कोई चीज़ हो रही हो, कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो हम टाइमिंगली माँ बाप को कम्युनिकेट करते हैं कि उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है महीनों के लिहाज से। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि जैसे 20 वीक्स कहते हैं, 5 महीने में बच्चे की एनॉमली स्कैन्स होते हैं। अभी तो दुनिया ने बहुत तरक्की की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी हेल्थ सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, बहुत सारा मतलब पहले की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छी सिचुएशंस में हैं। तो हमारी बेटियों को जब पता चलेगा कि मेरी प्रेगनेंसी के इन अरसों में मुझे प्रॉपरली अपना चेकअप कराना है, तो उसमें ये होता है कि आप टाइमिंगली दिखाते हैं तो फिर आपको टाइमिंगली डॉक्टर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि माँ बाप को डिसीजंस करने में आसानी होती है। तो उसके अलावा जो है इसी तरह दूसरा ये होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, स्पेशली पहली बार जब माँ प्रेग्नेंट होती है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं होता है, या फिर यही होता है कि उसमें रहते हैं वहाँ के कुछ कल्चरली चीज़ें होती हैं, पुराने मिथ्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, कुछ में अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ में अननेसेसरी बच्चों के लिए स्ट्रेस होता है। तो जब बच्चियाँ शुरू से अपने डॉक्टर से मिलती हैं तो उनको सारी चीज़ें गाइड की जाती हैं कि क्या चीज़ें नॉर्मल प्रेगनेंसी में होती हैं, कि किन चीज़ों पे आपने इनको नॉर्मली लेना है। जैसे हम कहते हैं ना, हमल होता है तो तबीयत ख़राब होती है, जिसमें दर्द होता है, बुखार की कैफियत होती है, खाने को दिल नहीं चाहता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ये कोई इसमें परेशानी वाली चीज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई माँ प्रेग्नेंट है, उसको अचानक से शदीद पेट में दर्द होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, ब्लीडिंग होती है, फिट्स पड़ते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, उसमें आपको जल्दी से हॉस्पिटल में या डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत होती है।
तो उसका फिर यही होता है कि इंसान को कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कॉम्प्लिकेशंस हमेशा रेयर होती हैं, अच्छी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि कॉम्प्लिकेशंस का जो आउटकम होता है वो फिर डिस्ट्रेसिंग होता है एक फैमिली के लिए, उसके लिए, पूरे एक माशरे के लिए। तो उस लिहाज से यही होता है कि माँ का प्रेगनेंसी स्मूथली चलती है, फिर उसको लेबर के लिए गाइड किया जाता है। फिर उसके अलावा जो पोस्ट प्रेगनेंसी केयर होती है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि इसमें भी जो बेटियां बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि अब डिलीवरी हुई है तो उस माँ के लिए क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले उसका ये है कि उस माँ को ब्लीडिंग का रिस्क होता है, तो 24 आवर्स से हम तो उसको लेते हैं कि 6 वीक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फ़र्स्ट 24 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें ब्लीडिंग का बहुत रिस्क होता है। तो उस लिहाज से बेटियों को, माओं को बताया जाता है कि ये होता है नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर से रुजू करें, बुखार हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद, स्पेशली पहले बच्चे के बाद होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं, एंजाइटी होती है। अभी वक्त चेंज हो चुका है, हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हैं, हमारे मसले डिफरेंट है। तो अक्सर यही होता है कि पहले तो हमने 4 बच्चे पैदा किए, 6 बच्चे पैदा किए, हमारे लिए तो मसला नहीं था, ये नहीं था। तो अब हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हैं, हम वर्किंग भी हैं, हमें घर भी देखना होता है, हमें अपने प्रोफेशन के साथ साथ सब चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। तो वो बच्चियों के लिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। तो इस सूरत में कभी कभी नॉर्मली भी जो होता है स्ट्रेस होता है, तो वो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि विद इन अ वीक ठीक हो जाती है। स्ट्रेस होता है, अगर वो टेंशन या स्ट्रेस या आपको बच्चे से प्यार मोहब्बत और बच्चे से एक लगाव है या अपनी लाइफ से एक इंसान को खुशी होती है, वो अगर आपको कमी महसूस हो रही हो और ये बढ़ता जाए, जैसे वीक से बढ़े, 2-3 हफ्ते से बढ़े, तो उसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। तो उस सूरत में डॉक्टर से रुजू करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्रेगनेंसी में और इवन आफ्टर डिलीवरी जो हेल्दी जो लाइफस्टाइल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा सा मैं इधर ज़रूर बताना रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा यहाँ कल्चर ये है कि माँ बच्चा पैदा करने के बाद पानी नहीं देते हैं, सब्ज़ी नहीं देते हैं, कि बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली हर में नॉर्मल डिलीवरी में भी। तो ये प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पानी अल्लाह की नियामत है, शिफा है। तो हम ये कहते हैं कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, सब्जियां, फल, दूध, गोश्त, सब चीज़ें होनी चाहिए। और हाँ, डिलीवर्ड माँ को स्पेशली, चाहे वो नॉर्मल डिलीवर हो या ऑपरेशन हो, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। गर्मियाँ हो तो और ज़्यादा, सर्दियों में भी कम से कम 1.5 लीटर, गर्मियों में तो 2-2.5 लीटर पानी हर माँ को पीना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और दूसरी ये होता है कि आपकी प्रॉपर एक केयर होती है, चाहे डॉक्टर हो या चाहे आपकी मिडवाइफ हो, उसके साथ एक लाइजान डेवलप होता है। तो उससे ये होता है कि आपकी फ्यूचर की प्रेगनेंसीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि वो आपको फैमिली प्लानिंग की लिहाज से आपको गाइड कर सकते हैं। दूसरे, जब बच्चा पैदा होने के बाद हमेशा हम ये कहते हैं कि 6 मंथ तक, जब तक बच्चे की वीनिंग नहीं होती है, उस वक्त तक पिल्स या जो मेडिसिन होते हैं, पिल्स में 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, वो उससे दूध कम होता है। तो मैं हमेशा एम्फेसाइज़ करती हूँ कि 3 मंथ्स तक माँ जो है ना कोशिश करें कि दूसरे तरीके जो मियाँ इस्तेमाल कर सकता है। उससे ये होता है कि इंजेक्शन्स लगवा सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीक़ों से होता है, पिल्स नहीं देते हैं, उससे फिर माँ बच्चे को दूध और बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें नॉलेज नहीं होती है, जैसे हम इंजेक्शन्स ले सकते हैं और उसके डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ, पिल्स का थोड़ा सा हम कहते हैं कि नहीं, एक होती है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल कहते हैं, जिसमें एक हार्मोन होती है, वो मोस्टली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा ये है कि जब डिलीवर्ड होती हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी में वो आयरन कैल्शियम खा रही होती हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है बस उसके बाद आयरन कैल्शियम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। हालांकि जब लैक्टेटिंग मदर कहते हैं, दूध पिलाने वाली माँ को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमेशा ये एम्फेसाइज़ किया जाता है कि आप 1 मंथ तक तो आयरन ज़रूर ले लें, लेकिन 3 मंथ्स तक रेगुलरली माँ को, डिलीवर्ड मदर को जो है ना कैल्शियम की ज़रूरत रहती है। तो मेरे ख्याल में जो मोटी मोटी चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को बता दी। अगर कोई और चीज़ आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुना है साहब। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मेरा है। आपने माँ और बच्चे के हवाले से बहुत अच्छी बातें की। थोड़ा सा काइंडली हमारी यंगस्टर्स को ये भी गाइड करें कि आप बेहतर जानती हैं कि एक तो पीरियड्स की रेगुलरिटी, दूसरा जो है इनफर्टिलिटी, जो बांझपन है, हम बहुत देखने में आ रहा है आजकल। तो इसकी क्या वजूहत है? हमारी डाइट है, हमारा फूड है, या क्या वजह है? काइंडली थोड़ा सा इस पे भी हमें बताइएगा। मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि बच्चों को पीरियड्स की इरेगुलरिटी के लिहाज से मैं ये बताऊंगी कि
इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि जो बच्चों को शुरू में अभी पीरियड्स शुरू होते हैं तो उसको रेगुलर होने में 2 साल लगते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना कि औरत को मेनोपॉज़ से पहले साइकिल इर्रेगुलर होता है, उसमें हार्मोन्स जो होते हैं ना वो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। और इसी तरह जब बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं, मेनार्की कहते हैं, जब पीरियड शुरू होते हैं तो कम से कम 2 ईयर्स तक जो है ना साइकिल इर्रेगुलर होना नॉर्मल समझा जाता है। अगर सिर्फ उसमें ये ख्याल रखा जाए कि उस बच्ची में खून की बहुत कमी हो रही हो या उसमें एक माँ मुशाहिदा कर रही है उसमें और प्रॉब्लम आ रही हो, वेट लॉस हो रहा हो और कोई ऐसे इशू हो रहा है, तो फिर ये नॉर्मल है कह के बैठना नहीं चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो इरेगुलरिटी आजकल मैं जो ऑब्ज़र्व करती हूँ, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये ओवरऑल द वर्ल्ड है कि फूड और हमारी जो एक्टिविटी की वजह से जो है ना बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ रही हैं। उसमें सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम देखा गया है उसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं। ये कोई ओवरी के अंदर बहुत बड़े सिस्ट नहीं बनते हैं, ये बहुत छोटे छोटे, इसको डायग्नोसिस का एक क्राइटेरिया है कि छोटे छोटे फॉलिकल्स की तरह ही होते हैं, छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं। उनका अभी तक 100% तो कोई अंडरलाइंग कॉज को वो 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ना वो है हमारा डाइट, हमारा स्ट्रेस है, हमारा डाइट है और हमारे जो एक्टिविटी है। क्योंकि आजकल ओवरऑल द वर्ल्ड जो है ना जंक फूड्स और ये सब चीज़ें, नेचुरल जो ऑर्गेनिक फूड्स थे उससे हम हट चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाइड आती हैं, बहुत सारे हम बाज़ार की चीज़ें खाते हैं, तो उससे स्पेशली और दूसरी जो हमारे फूड में मिक्स्ड होता है, स्टीरॉइड्स डाले जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो उसमें ये क्या होता है वो हार्मोन्स हमारे पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वेट पुट ऑन होने की वजह से बच्चों में भी जो हमारे हार्मोन्स का वेट के साथ बहुत ताल्लुक़ होता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका डाइट बैलेंस होनी चाहिए, आपको एक्टिव रहना चाहिए फिज़िकली और मेंटली भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे हाथ में नहीं है। एटमॉस्फेयर की जो चेंजेस हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम अपने वेट को, अपने डाइट को और अपनी एक्टिविटी पे जो है ना एम्फेसिस करके हम चीज़ों को बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं। जो इनफर्टिलिटी की बात जो आप कर रही हैं ना, उसमें थोड़ा सा इशू मैं अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन से बता सकती हूँ। उसमें यह है कि आजकल हम जो है ना बच्चों में जो ज़्यादा इनफर्टाइल कपल्स या जिस तरह के मैं देखती हूँ उसमें यंग बच्चियाँ कम हैं। उसमें मसला ये आ रहा है कि हम विद द टाइम जो है ना हमने एजुकेशन, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ और अपने उन चीज़ों की तरफ हमने ज़्यादा वो किया। जैसे पहले ज़माने में अर्ली मैरिजेस होती थी, अब ओवरऑल द वर्ल्ड ये है कि जब माएँ यूजुअली अपनी प्रेगनेंसी का स्टार्ट ही वो 30 इयर्स के बाद करती हैं। वो एजुकेशंस होंगे, प्रोफेशनली, इवन हम सब ये है कि प्रोफेशनली अपनी चीज़ों के पीछे बहुत ही हम फोकस्ड होते हैं कि हमें तालीम पूरा करना है, अपने प्रोफेशन को गेन करना है। फिर जब हमारा थर्ड प्रायोरिटी होती है कि हमने शादी भी करनी, बच्चे भी, तो उस वक्त तक हम सब अपनी ज़िंदगी के थर्ड डिकेड्स को क्रॉस कर चुके होते हैं। और आइडियली जो प्रेगनेंसी करने के जो बेस्ट टाइम होता है वो ये कहा जाता है कि 35 साल से पहले आपकी फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए। तो देखा ये जाता है, इवन मैं भी क्लिनिक में देखती हूँ तो मोस्टली हमारी बेटियां जो आती ना वो 35 के बाद ही आ रही होती है। आजकल तो मैं वाकई देख रही हूँ कि 40+ में, इवन आपको आइडिया नहीं होता है कि 2 बच्चे हैं, आपने 10-10 साल का वक्फा कर रहे हैं कि हम बच्चे किसी वक्त भी पैदा कर लेंगे, तो ये नहीं होता है। हमें चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा और हर चीज़ का एक टाइम होता है, स्पेशली लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, क्योंकि मर्द के लिए कोई एज का इतना लिमिट नहीं है, लेकिन औरतों की जो बेटी होती है वो माँ के पेट में जब बनती है उस वक्त अल्लाह का निज़ाम में उनके अंडों का तयन होता है कि ये कितने सालों तक इसके हेल्दी एग्स बनेंगे। उसके बाद वो मीनोपॉज़ल उसमें चली जाती हैं। कुछ बहनें होती हैं वो कहती हैं कि मेरी उम्र 42 साल हुई तो क्या हुआ, मेरी बहन को पीरियड्स आ रहे हैं, रेगुलर पीरियड्स है, मेरे अभी ख़त्म हो गए। तो उसमें यही होता है कि आपकी बॉडी का जो आपकी मीनोपॉज़ की एज होती है वो आपकी माँ के पेट के अंदर ही डिसाइड हुई होती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ बहुत कम प्रॉब्लम्स होते हैं जो औरत की इनफर्टिलिटी में ना, औरत की एज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो एज होती है। दूसरा ये है कि एसोसिएटेड इश्यूज़ आ गए, वेट का प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में प्रेगनेंसी ना होने का इशू नहीं, लेकिन आप अगर एज बढ़ गई हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी हो साथ में, तो उन माओं को प्रेगनेंसी करने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना होता है। तो ये चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, इनको मतलब मद्देनज़र रखना इम्पॉर्टेंट है. Sos passionat, sos trakanat, so parujanat, jiltay mukhtalif gamur, masani, programi thamus, ana kyusum programi,
चकोकी सोस ख्वाहिश बियन तो आन को यूट्यूब पर ऐसे चैनल हन अनसे को लोलू बटन खन सब्सक्राइब थी तो और पार बे चुनी घंटी के निशान हन एगा कटट थी तो अने किस्म के प्रोग्राम हन सोट वक्तन फ़ोक्तन जो ही मस चैनल अपलोड थी तो सोट नोटिफिकेशन वाई और सोच ए प्रोग्राम ट्रकात कंजूसी न था प्रोग्राम ट्रका न तो कमत अने सब्सक्राइब थी तो मुख्तलिफ दिशोट असे ही मोरिए असे ही के दिश बया क्यों ए मिलिए तस्वीरी मिलिए हैंशी मुशोट तरीजन तो सट बुयतिन सोस अनु चैनल सब्सक्राइब था ये जो